गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी बुक द वॉयेज का 7th नंबर चैप्टर अ प्रेयर फॉर माय डॉटर। W.B. यीट्स ने इसे लिखा है और वाकई में इसे ऑटोबायोग्राफिकल टोन में अपनी डॉटर के लिए प्रे करते हुए ही लिखा है। हिज डॉटर नेम इज एनी, शी इज ओनली 1 month old एंड व्हाई द पोएट हैज डिसाइडेड टू राइट द पोएट्री फॉर हर जस्ट बिकॉज जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी जिस समय ये पोएट्री लिखी गई थी 1919 के समय, तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो रही थी और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नरेटर को लग रहा था कि उसकी बेटी, शुरुआत हो चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, और नरेटर को लग रहा था कि इतने डिफ़िकल्ट टाइम में, क्योंकि अधिकतर जो क्रिश्चियन फेथ वाले लोग थे उस समय, उन्हें लगता था कि शायद बारबेरिक एज की शुरुआत हो रही है, जिसे हम कलयुग कह सकते हैं, कि एक बुरे समय की शुरुआत हो रही है, अच्छा समय जो है वो बीत रहा है। और नरेटर को लगता था कि उसकी बेटी, सिंस ही हैज़ स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन अ वेरी गुड टाइम, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट टाइम आ गया और इतने डिफ़िकल्ट टाइम में उसकी बेटी किस तरीके से सर्वाइव करेगी। सो इसीलिए उसने ये प्रेयर लिखी कि अगर उसकी बेटी कुछ अच्छे गुणों को अपने अंदर रखेगी, और वो अच्छे गुण सारे के सारे इंडियन कल्चर से वैल्यूड आपको रिलेट करते हुए आपको दिखाई देंगे। और इंडियन कल्चर से पोएट का जो इम्प्रेशन था, या इंडियन कल्चर से इनका जो अट्रैक्शन या फैसिनेशन था, तो वो फैसिनेशन वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ कि इन्होंने कुछ ऐसे काम किए, जैसे 9 उपनिषदों को, नहीं 10 उपनिषदों को, जो हमारे वेदों के फर्दर पार्ट हैं, उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश। तो जब हम किसी भी मैटर को ट्रांसलेट करते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे अंदर ज़रूर छूट जाता है। दूसरा, ये इंडियन कल्चर के ऊपर अपनी स्पीचेस डिलीवर करते थे, और इतनी बेहतरीन स्पीचेस ये डिलीवर करते थे कि रविंद्रनाथ टैगोर का नाम तो हम सब ने सुना है। रविंद्रनाथ टैगोर हु इज़ अ वेरी फेमस पोएट, उन्होंने जब अपना सेट ऑफ पोएट्री गीतांजलि लिखा ना, तो गीतांजलि का जो प्रीफेस था, जो मतलब बिगनिंग ऑफ द बुक में जो बुक का इंट्रोडक्शन हम देते हैं, चूँकि गीतांजलि में जितनी भी पोएट्रीज हैं सारी की सारी डेवोशनल है, तो इन्होंने अपनी गीतांजलि का जो प्रीफेस था W.B. यीट्स से लिखवाया था, बिकॉज ऑफ बीइंग इम्प्रेस्ड ऑफ हिज ओपिनियन ऑन इंडियन कल्चर। तो यहाँ ये दिखाई देगा आपको। पोएट्री में कुछ और कहानियाँ हैं जो बैकग्राउंड में आपको दिखाई देंगी। लाइक पोएट जब अपने यूथ में था उस समय ही हैड अ फेल्ड लव अफेयर विथ अ लेडी हुज नेम वाज मॉडगोने। मॉडगोने से ही वांटेड टू मैरी, बट अनफॉर्चुनेटली मॉडगोने से ये शादी नहीं कर पाए, बिकॉज व्हेन ही प्रपोज्ड हर टू मैरी शी रिजेक्टेड द प्रपोजल बाय सेइंग दैट शी वांटेड टू लिव अ प्रॉस्पेरस लाइफ, एंड दैट प्रॉस्पेरस लाइफ वो एक पोएट के साथ तो पॉसिबल नहीं थी। शी मैरिड समबडी एल्स, एक जिससे इसने शादी करी थी मॉडगोने ने, वो मैकब्राइड था। मैकब्राइड से शादी करने के बाद मॉडगोने ने रियलाइज़ किया कि एक रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए, या एक लंबी रिलेशनशिप के लिए, अच्छी रिलेशनशिप के लिए पैसा ही ज़रूरी नहीं होता, प्रॉस्पेरिटी ही ज़रूरी नहीं होती, बट जो मोस्ट नेसेसरी थिंग है वो है लव, प्रेम। तो वो समवेयर शी रियलाइज्ड लेटर, शी रिपेंटेड ऑन द एक्शन दैट शी टुक टू मैरी मैकब्राइड, एंड शी रिपेंटेड ऑन रिजेक्टिंग द प्रपोजल ऑफ द पोएट एज वेल। लेकिन पोएट का उसके बारे में गुस्सा यहाँ पूरी पोएट्री में आपको दिखाई देगा। अगला जो यहाँ स्टोरी चलेगी, चूँकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बिगनिंग चल रही है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बिगनिंग यहाँ दिखाई देगी आपको। आयरलैंड से शुरू हुई थी वो लड़ाई। तो आयरलैंड का डायरेक्ट नाम तो नहीं है, बट उसे अटलांटिक सी से रिप्रेजेंट किया गया है, और उसे बहुत खतरनाक माना गया है, तूफान के जैसा कुछ। अपनी बेटी के जन्म से पहले ही परचेज्ड अ वेरी गुड हाउस, अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस एट अ गुड लोकेशन, और वो एक नदी के किनारे, बगल में एक माउंटेन था, उस पर उसके किनारे उसकी फुट हिल पे ये घर बना हुआ था। तो ये बड़ी ब्यूटीफुल लोकेशन, ये भी यहाँ आएगा। उस जगह का नाम ग्रेगरीज वुड है। मैं पोएट्री शुरू करता हूँ अब इन सारे बैकग्राउंड्स के साथ। वंस मोर द स्टॉर्म इज हॉलिंग एंड हाफ इट अंडर दिस क्रैडलहुड एंड कवरलेट माई चाइल्ड स्लीप्स ऑन। एक बार फिर बाहर तूफान घुमड़ रहे हैं। तो जिस स्टॉर्म की बात हो रही है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है। Once more the storm is howling and half it under this cradlehood and coverlet my child sleeps on। एक बार फिर बाहर तूफान घुमड़ रहा है, और इस क्रेडलहुड में, क्रेडलहुड मतलब ये जो पालना होता है जिसमें बच्चों को सुलाया जाता है, इस क्रेडलहुड में मेरी बच्ची हाफ हेड, आधी ढकी हुई सो रही है। देयर इज़ नो ऑब्स्टिकल, इस समय उसकी नींद में बाधा डालने वाला कोई नहीं है, कुछ नहीं है। बट ग्रेगरीज वुड एंड वन वे, क्योंकि ये डिस्टेंस से रह रहे थे पॉपुलेशन के, but Gregory's Wood and One Bear Hill whereby the haystack and roof labeling wind bred on the Atlantic can be stayed। लेकिन ये जो ग्रेगरी वुड है जहाँ ये रहते हैं,
ये जो ग्रेगरी वुड है, ये जो वन बेयर हिल है, उस जगह पे वो हे स्टेक एंड रूफ लेबलिंग विंड, वो तूफान जो उधर से चला आ रहा है, ब्रेड ऑन द अटलांटिक, जो अटलांटिक से आया है, जो अभी तक तो मीन्स बाई चांस यहाँ नहीं आ पाया, लेकिन वो इधर भी आएगा, कैन बी स्टेड है। उसे हे स्टेक और रूफ लेबलिंग इसीलिए कहा गया है, इंडिकेट, हे स्टेक का मतलब होता है तिनकों में बिखेर देना, रूफ लेबलिंग तो समझ पा रहे होंगे कि सब कुछ नष्ट करते हुए चले आना। तो वो जो हे स्टेक और रूफ लेबलिंग जो विंड है, वो जो तूफान है, वो अभी तो नहीं है बट यहाँ आएगा जरूर। एंड फॉर एन आवर आई हैव वर्कड एंड प्रेड बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम दैट इज इन माई माइंड, और 1 घंटे तक मैं घूमा, मैंने प्रार्थना करी उस ग्लूम की वजह से, उस दुख की वजह से जो मेरे मन में है। और वो दुख क्या है कि इनकी बेटी कैसे सर्वाइव करेगी, शी इज ओनली 1 month old। नेक्स्ट स्टेंजा, आई हैव वर्कड एंड प्रेड फॉर दिस यंग चाइल्ड एन आवर एंड हर्ड द सी विंड स्क्रीम अपॉन द टावर। मैं 1 घंटे तक घूमा, मैंने प्रार्थना करी और देखा कि आवाज़ आ रही थी मुझे। सिंबॉलिक है, इतनी तेज तूफान नहीं चल रहा था, वो इतना तेज लड़ाई नहीं हो रही थी कि लोग कांप रहे हो, इतनी आवाज़ आ रही हो लड़ने की। वो सिंबॉलिक है कि मैं टावर पे खड़े हुए, अपनी बिल्डिंग पे खड़े हुए उस जो बाहर जो इन्वायरमेंट है उसे महसूस कर सकता हूँ। एंड अंडर द आर्किक ऑफ द ब्रिज एंड स्क्रीम इन द एम्स अबव द फ्लडेड स्ट्रीम, और जिस ब्रिज से होके मैं यहाँ आता हूँ, उस ब्रिज के नीचे जो एम्स के ट्री लगे हुए हैं, उस नदी के किनारे वो एम्स के सारे ट्री फ्लडेड हो गए हैं, उन पे वो सब डूब गए हैं। एक्चुअली जिस फ्लड की ये बात कर रहा है वो फ्लड नॉर्मल पानी की नहीं है, वो ब्लड की फ्लड है, मतलब खून की नदियाँ बह रही हैं। ये सिर्फ सिंबॉलिक है, ऐसा कुछ नदियाँ नहीं बह रही थी वहाँ पे। So in the archic and under the archic of the bridge and the scream in the amps above the flooded stream, तो बाहर से जो मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, और ये मैं रिवर में जो देख रहा हूँ कि किस तरीके से एम्स के जो ट्री है ये फ्लडेड हो गए, फ्लडेड ब्लड की फ्लड है वो। इमेजिनिंग एन एक्साइटेड रिवेरी, और इन सब को देख के मेरे मन में एक रिवेरी आ रही है। रिवेरी मतलब दिन में देखा जाने वाला सपना, 4th चैप्टर में भी हम लोग ने पढ़ा था। That the future years had come dancing to a frenzied drum out of the murderous innocence of the sea। तो मेरे मन में ये रिवेरी आ रही है कि फ्यूचर ईयर्स की शुरुआत हो गई है, और ऐसी हुई है वो फ्यूचर ईयर्स की शुरुआत की वो नॉर्मल नहीं आए, वो ड्रम बजाते हुए आए हैं। एंड आउट ऑफ द मर्डरियस इनोसेंस ऑफ द सी, और कहाँ से पैदा हुए हैं, अटलांटिक ओशन से। नेक्स्ट स्टेंजा पे मैं आ रहा हूँ। यहाँ 3rd स्टेंजा से वो सॉलिसिट कर रहा है कि उसकी बेटी में कौन कौन से गुण होना चाहिए। सो मे सी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट ब्यूटी टू मेक अ स्ट्रेंजर्स आई डिस्ट्रॉट, और हर्ष बिफोर अ लुकिंग ग्लास। भगवान करे मेरी बेटी सुंदर बने। पोएट ने ब्यूटी को यहाँ 2 तरीके से एक्सप्लेन किया है, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल वी ऑल अंडरस्टैंड कि ये वर्च्यूज की बात होती है, और एक्सटर्नल ब्यूटी मीन्स द आउटर अपीयरेंस। तो मे सी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट ब्यूटी टू मेक अ स्ट्रेंजर्स आई डिस्ट्रॉट। भगवान करे मेरी बेटी को सुंदरता मिले, लेकिन ऐसी सुंदरता हमें नहीं चाहिए कि लोग सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता ही देखें, मेक अ स्ट्रेंजर्स आई डिस्ट्रॉट। और हर्ष बिफोर अ लुकिंग ग्लास, और ऐसी सुंदरता भी नहीं चाहिए कि वो उस पर इतना प्राउड करने लगे कि वो हमेशा अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करे रहे। फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच लूज कंसीडर ब्यूटी अ सफिशिएंट एंड, क्योंकि ऐसे लोग जो बहुत सुंदर होते हैं, जो कंसीडर ब्यूटी या सफिशिएंट एंड, जो जिन्हें ये लगता है कि उनकी एक्सटर्नल ब्यूटी ही सब कुछ है, अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी से वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लूज नेचुरल काइंडनेस एंड मे बी द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी दैट चूजेज राइट एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड। ऐसे लोगों के अंदर से 2 तरीके के, जो लोग अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी पे प्राउड करते हैं, उन लोगों के अंदर से 2 तरीके के गुण निकल जाते हैं। एक उनके अंदर से निकल जाता है काइंडनेस। तो नेचुरल काइंडनेस का मतलब यहाँ वो सिंपैथी नहीं है बल्कि एम्पैथी है। एम्पैथी मतलब समानुभूति, जो सबको समान समझे, और अगर कोई व्यक्ति अपने आप पे प्राउड करता है तो वो दूसरों को अपने बराबर कभी नहीं समझता। तो ऐसे लोगों के अंदर से जो पहला गुण निकल जाता है वो है काइंडनेस। और मे बी द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी, और हो सकता है ऐसे लोगों के अंदर से इंटीमेसी भी निकल जाए। इंटीमेसी एक ऐसा वर्च्यू है जिसका मतलब होता है, हमें जैसे अपने दोस्तों को बनाने के लिए हमें किसी टेस्ट की नेसेसिटी नहीं होती। वी जस्ट मीट समबडी, टॉक टू समबडी एंड रियलाइज कि ये हमारी दोस्ती के लिए है, और देन वी मेक फ्रेंडशिप विद हिम और हर। तो वो जो गुण है जिसकी वजह से हम लोगों को अपना बना लेते हैं, अपना मानने लगते हैं, वो गुण इंटीमेसी है। इसीलिए हम अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उन्हें हम इंटीमेट फ्रेंड्स भी कहते हैं। तो एंड मे बी हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी दैट चूजेज राइट। तो ऐसे लोगों के अंदर से जो एक्सटर्नल ब्यूटी पर प्राउड करते हैं, हो सकता है उनके अंदर से नेचुरल काइंडनेस का जाना तो सर्टेन है,
इसीलिए सर्टेन है क्योंकि वो दूसरों को कभी बराबर नहीं मान सकते। एंड मे बी हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी, हो सकता है इनके अंदर से हार्ट इंटीमेसी भी चली जाए, दैट चूजेस राइट, जो हमें सही व्यक्ति का चुनाव कराती है। एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड, और ऐसे लोगों को कभी कोई सच्चा दोस्त नहीं मिलता। ये स्टेंजा हो गया। अगला स्टेंजा उसने बताने के लिए यहाँ पे अपनी इसी बात को, जो प्रियोर स्टेंजा है 3rd नंबर, उसकी उस बात को जस्टिफाई करने के लिए उसने 2 लोग की कहानी यहाँ इंडिकेट की है, एक हेलन और दूसरी वीनस। हेलन की कहानी ऐसी है कि हेलन की शादी हुई थी मीनेलॉस से। मीनेलॉस किंग ऑफ मीन्स प्रिंस ऑफ स्पार्टा थे जब व्हेन शी गॉट इनटू द रिलेशनशिप। जब इन्होंने रिलेशनशिप अपना किया उस समय मीनेलॉस एक प्रिंस थे, ही हैड सफिशिएंट टाइम। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर व्हेन ही बिकेम द किंग, तो एक किंग की तो कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सो वो अपनी वाइफ को फिर समय नहीं दे पाया। और हेलन को सिंस ही प्राउड ऑफ हर एक्सटर्नल ब्यूटी, तो उसे लगता था कि लोग उसकी ब्यूटी की तारीफ करें, उसे समय दें। सो जब किंग की तरफ से, मीनेलॉस की तरफ से ये पॉसिबल नहीं हो पाया, सो सी मेड अ लव अफेयर विथ अ प्रिंस, क्योंकि उसके पास समय होगा। वो था प्रिंस ऑफ ट्रॉय, नाम था उसका पेरिस। सो पेरिस के साथ इन्हें रिलेशनशिप बना लिया और उसके साथ चली गई। जब भाग गई, इलोपमेंट, जब इलोप का मतलब भागना होता है, जब इन्होंने इलोपमेंट किया तो इलोपमेंट के साथ, यार एक राजा अपनी बेइज्जती कैसे सह लेता। सो स्पार्टा का ये किंग था, स्पार्टा में, और जहाँ का वो प्रिंस था पेरिस, ट्रॉय, स्पार्टा और ट्रॉय में युद्ध शुरू हो गया। और जब युद्ध शुरू हुआ तो वो युद्ध 10 साल चला, दोनों के दोनों स्टेट्स पूरे तरीके से नष्ट हो गए, और उसका रीज़न माना गया हेलन को। सो हेलन की कहानी यहाँ है। दूसरा यहाँ एक और कहानी है वीनस की। वीनस तो रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी कंसीडर की जाती हैं। उनके साथ जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि चूँकि सी वॉज अ गॉडेस, तो सी कुड हैव हर वे, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फेथ वो सी फॉर्म से पैदा हुई थी, और सी फॉर्म से मतलब बीइंग फादरलेस, सी कुड टेक हर ओन डिसीजन। लेकिन फिर भी चूंकि एक्सटर्नल ब्यूटी पे प्राउड था, तो वो आसानी से बटरिंग की जा सकती थी उनकी, उसे आसानी से बहकाया जा सकता था। तो एक हेफेस्टस, जो देवताओं का रोमन माइथोलॉजी है ये, कि देवताओं का एक आयरन स्मिथ था जिसका नाम था हेफेस्टस। तो हेफेस्टस ने इन्हें फ्लर्ट करके ही मेंटेन द रिलेशनशिप, ही मैरिड हर। मतलब हेफेस्टस के बारे में बताया गया है, ही वॉज अगली लुकिंग, बैंडी लेग्ड, लेकिन फिर भी वीनस ने उससे शादी कर ली। और जब शादी करी तब उसने रियलाइज़ किया कि यार ये क्या डिसीजन हम ले गए। तो फिर उसने भी एक लव अफेयर किया दूसरे एक गॉड थे आर्स से, और हेफेस्टस ने इनकी खूब इंसल्ट कराई। तो बेन ग्लोरी को वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये 2 स्टोरी इसने सिर्फ ये बताने के लिए बताई हैं कि जो लोग एक्सटर्नल ब्यूटी पर प्राउड करते हैं उनका फेट कैसा होता है। उसी को मैं पढ़ रहा हूँ। 4th स्टेंजा है, हेलन बीइंग चोजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम अ फूल। हेलन जिसने अपना जीवन खुद चुना था, बाद में उसे लगा कि उसका लाइफ तो फ्लैट हो गया। फ्लैट और डल का मतलब है कि कोई रंग नहीं था उसमें, बेरंग हो गई थी, वो नीरस थी, मोनोटोनस थी। और लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम अ फूल, और बाद में उसे एक मूर्ख से बड़ी समस्या हुई। यहाँ जो मूर्ख है वो इंडिकेट कर रहा है पेरिस, प्रिंस ऑफ ट्रॉय। दूसरी कहानी है वाइल दैट ग्रेट क्वीन दैट रोज आउट ऑफ द स्प्रे बीइंग फादरलेस कुड हैव हर वे। और दूसरी तरफ वो महान रानी जो सी फॉर्म से पैदा हुई थी, बीइंग फादरलेस कुड हैव हर वे, फादर तो उसके थे नहीं, तो वो अपने हिसाब से अपना जीवन जी सकती थी। येट चोज अ बैंडी लैग्ड स्मिथ मैन, फिर भी उसने अपने लिए एक बैंडी लैग्ड, एक हैंडीकैप्ड मैन चुना अपने लिए। इट इज सर्टेन, तो ये दोनों कहानियां यहाँ खत्म हो गई। It is certain that fine women eat a crazy salad with their meat whereby the horn of plenty is undone। ये बिल्कुल बात निश्चित है कि जो लोग एक्सेसिवली ब्यूटीफुल होते हैं, एक्सेसिवली ब्यूटीफुल होने से पोएट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे प्रॉब्लम है अपनी एक्सेसिव ब्यूटी पे प्राउड करने से। तो इट इज सर्टेन दैट फाइन विमेन ईट अ क्रेजी सैलेड विद देयर मीट वेयरबाय द हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज अनडन। ये बिल्कुल सत्य है कि जो लोग अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी पे प्राउड करते हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती, वो खुद को स्वयं नष्ट कर लेते हैं। वेयरबाय द हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज अनडन। हॉर्न ऑफ प्लेंटी यहाँ इंडिकेट कर रहा है प्रॉस्पेरिटी। चाहे कितने भी अच्छे फैमिली में ये पैदा हुई हो, चाहे कितने भी अच्छे फैमिली में ये पैदा हुई हो, चाहे कितने भी अच्छे इनके गुण हो, लेकिन अगर इन्हें प्राउड आ जाए तो ये अपने आप को नष्ट कर लेती हैं। ये 4 स्टेंजा हो गए। 5th पे मैं आ रहा हूँ, क्वालिटी अपनी बेटी के लिए मांग रहे हैं वो।
इन कर्टसी I would have her chiefly learned. Hearts are not had as a gift, but hearts are earned by those that are not entirely beautiful. Courtesy, शिष्टाचार, मैनर्स। मैं चाहूँगा मेरी बेटी खूब सीखे, क्योंकि अच्छे मैनर्स के साथ कोई पैदा नहीं होता, बल्कि उन अच्छे मैनर्स को हमें सीखना पड़ता है। बाई दोज दैट आर नॉट एंटायरली ब्यूटीफुल, और अच्छे मैनर्स वही सीख पाते हैं जिनके अंदर प्राउड नहीं होता, जो अपनी ब्यूटी पे प्राउड नहीं करते। मॉन्टगोने को याद करके गुस्सा कर रहा है। Yet many that have played the fool for beauty's very self have charm made wise. फिर भी बहुत सारे लोग जो मूर्खों के चक्कर में पड़ गए, बाद में उनने रियलाइज किया कि यार ये तो चार्मनेस जरूरी है, मतलब ब्यूटी के साथ साथ अच्छे गुण भी जरूरी है। उन्हें बुद्धिमानी आ गई बाद में, अपनी बात कर रहा है। And many a poor man that has roved, loved and thought himself beloved from a glad kindness cannot take his eyes. और बहुत सारे बेचारे आदमी जो लुट गए, जो बर्बाद हो गए, जिनने प्रेम किया और उन्हें लगा कि उनसे भी प्रेम किया जा रहा है, ऐसे व्यक्तियों को बाद में पता चला कि यार काइंडनेस का गुण जरूरी है। काइंडनेस मतलब सामने वाला आपको वैल्यू तो दे, सम्मान तो समझे। ओनली देन अ रिलेशनशिप कैन गो अलोंग। सो ये 4th 5th स्टेंजा हो गया। 6th पे मैं आ रहा हूँ। गुण मांग लिया उसने अपनी बेटी के लिए कि उसमें कर्टेसी होना चाहिए। मे सी बिकम अ फ्लोरिशिंग हिडन ट्री दैट ऑल हर थॉट्स में लाइक द लिनेट बी। ईश्वर करे कि मेरी बेटी एक फ्लोरिशिंग हिडन ट्री बने। हिडन ट्री से यहाँ मतलब है उसके इंटरनल गुणों का विकास हो। दैट एंड ऑल हर थॉट्स में लाइक द लिनेट बी। लिनेट एक पक्षी का नाम है, कि उसमें उसके गुण एक पक्षी के जैसे हो। एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंसिंग अराउंड देयर मैग्नेनिमिटीज ऑफ साउंड। क्योंकि उस लिनेट नाम के पक्षी का जैसे दूसरा काम नहीं होता, जो भी उसकी आवाज़ को सुनता है ना, उसकी आवाज़ में खुश हो जाता है, अपने सारे दुख भूल जाता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी ऐसी बने कि वो किसी से भी मिले तो लोगों से मिल के वो व्यक्ति अपने दुखों को भूल जाए। मेरी बेटी से उसे मैग्नेनिमिटी मिले। मैग्नेनिमिटी मतलब उदारता होती है। मीन्स उसे मिले कि मीन्स उसकी बेटी से जब भी कोई बात करे तो वो कंपैशनेटेड फील करे, ये फील करे कि वो ही और सी इज़ वन ऑफ देम। नॉट बट इन मैरीमेंट बिगिन अ चेज, नॉट बट इन मैरीमेंट अ क्वारल। इन दोनों लाइनों का एक ही सेंस है। और पर्सनैलिटी की सबसे ज़रूरी चीज़ है कि लाइफ में जितने भी काम हम करते हैं उनकी शुरुआत सफलता के साथ होगी, ये बिल्कुल सर्टेन नहीं है। तो मेरी बेटी भी ये जान ले कि हार और जीत उसे निराश न करें। अगर उसे सफलता मिलती है शी शुड बी हैप्पी, नहीं मिलती है तो शी मस्ट नॉट बी सैड। तो वो बता रहा है कि जीवन में जो भी काम अपन करेंगे उनमें सफलता असफलता लगी रहती है। तो मेरी बेटी भी इस गुण को सीख ले और अच्छे गुणों को उसके अंदर विकास हो। जिस किसी से भी वो मिले वो अपनी साउंड से मैग्नेनिमिटी फैलाए, लोग उससे भी सुन के उसकी वाणी से कभी भी हर्ट ना हो, हैप्पी फील करें। 7th स्टेंजा है। अब नया गुण मांग रहा है वो। ओ मेसी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरल रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस। भगवान करे मेरी बेटी लॉरल नाम के प्लांट के जैसी बने। लॉरल एक ऐसा बॉटरी प्लांट है जो अपनी, वैसे तो बॉटरी जितने भी प्लांट हैं वो विद द विंड्स वो एक जगह से दूसरी जगह बहते रहते हैं, लेकिन लॉरल एक ऐसा प्लांट है जो एक अपनी जगह पे स्टैग्नेटेड रहता है, स्थिर रहता है। सो ओ मेसी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरल रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस। भगवान करे मेरी बेटी लॉरल नाम के उस प्लांट के जैसे बनी जो एक जड़ से हमेशा जुड़ा रहता है। अपनी बात कर रहा है। और शादी के बाद भी एक जैसे ब्रिटिश काइंड ऑफ कल्चर में मैरिज एंड डिवोर्स आर वेरी कॉमन। तो वो चाहता है कि उसकी बेटी लॉरल नाम के प्लांट के जैसी बने, जिससे भी वो शादी करे वो उसी के साथ जुड़ के रहे। माई माइंड बिकॉज द माइंड्स, मॉडगोने की फिर याद आ गई इनको। माई माइंड्स बिकॉज द माइंड्स दैट आई हैव लव्ड द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड प्रोस्पर बट लिटिल हैज ड्राइड अप ऑफ लेट। मेरा मन, क्योंकि जिस तरीके के मन से मैंने प्रेम किया था मॉडगोने से। द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड, जिस तरीके की ब्यूटी को हमने अपने लिए अप्रूव कर लिया था। प्रोस्पर बट आई एम सॉरी प्रॉस्पर बट लिटिल हैज़ ड्राइड अप ऑफ लेट। उसमें भी अच्छे गुण थे लेकिन कम थे, लेकिन मुझे वो बहुत बाद में पता चला। येट नोज दैट टू बी चोक्ड विथ हेट। और उसके बाद ये भी पता चला कि यार वो तो घृणा से भरी हुई है। मे बेल बी ऑफ ऑल इविल चांसेस सी। फॉर जिन लोगों के मन के अंदर घृणा रहती है ना, हेट्रेड रहती है, 2 तरीके की हेट्रेड की वो बात यहाँ फिर करेगा। एक नेचुरल हेट्रेड होती है जो हमें नेचुरल ऑब्जेक्ट से कि कोई चीज़ गंदी है और हमें उससे घृणा हो रही है, पोएट्स को लगता है दिस इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन
दूसरा वो ये कहता है कि एक दूसरे तरीके की जो हेट्रेड है वो इंटेलेक्चुअल हेट्रेड है, जो हमें अंदर आती है, ये वाली हेट्रेड व्हेन वी फील जेलस ऑफ समबडी। तो कोई अगर आगे बढ़ रहा है और अगर हमें उससे जलन होकर उससे ईर्ष्या हो रही है तो वो इंटेलेक्चुअल हेट्रेड है। और जो लोग हेट से भरे होते हैं ना, उनमें बुराइयां आने के चांसेस चीफ होते हैं। नरेटर कहता है, इफ़ देयर इज़ नो हेट्रेड इन अ माइंड, असॉल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ। अगर मन में घृणा नहीं है तो किसी भी तरीके की परेशानी आ जाए, कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ, वो पक्षी को अपने रास्ते से नहीं डिगा सकती। इसी तरीके से अगर मन के अंदर घृणा नहीं है ना तो हम कभी भी परेशान नहीं हो सकते। एन इंटेलेक्चुअल हेट्रेड, नेक्स्ट स्टेंजा है, एन इंटेलेक्चुअल हेट्रेड इज द वर्स्ट। और दोनों तरीके की हेट्रेड में से जो इंटेलेक्चुअल हेट्रेड है वो तो वर्स्ट है, वो तो सबसे ज़्यादा बुरी है। सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर अकर्स्ड। तो मेरी बेटी खुद सीखे कि ओपिनियंस का यहाँ मतलब एक नेगेटिव सेंस में है। वो ये है कि वो लोग जो अपने आप को ही सही मानते हैं हमेशा, वो सिर्फ वही लोग अपने आप को सही मानते हैं जिन्हें प्राउड होता है, जिन्हें लगता है कि उनसे इंटेलिजेंट कोई नहीं हो सकता। तो इंटेलेक्चुअल हेट्रेड तो सबसे ज़्यादा बुरी है। सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर अकर्स्ड। तो मेरी बेटी ये मान ले कि ओपिनियंस अकर्स्ड होते हैं, उसे ये लगे कि सिर्फ उसके विचार ही सही नहीं हैं हमेशा। Have I not seen the loveliest woman born out of the mouth of plenty's horn? क्या मैंने सबसे सुंदर औरत को पैदा होते हुए नहीं देखा? मोंटगोनी की बात कर रहा है। आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटीज हॉर्न, हॉर्न ऑफ प्लेंटी जो अभी आया था, प्रॉस्पेरिटी, वो भी प्रॉस्पेरिटी में पैदा हुई थी, अच्छी फैमिली, अच्छे गुणों में पैदा हुई थी। बिकॉज अदर ओपिनियनेटेड माइंड barter that horn and every good by quite nature's understood for an old bellows full of angry wind। क्योंकि जो ओपिनियनेटेड माइंड होते हैं ना, मोंटगोनी की बात कर रहा है, क्योंकि जो ओपिनियनेटेड माइंड होते हैं वो सारे के सारे ओपिनियनेटेड माइंड अपने हॉर्न को, हॉर्न का मतलब यहाँ पे गुण है, वो जो प्रॉस्पेरिटी है उसकी बात हो रही है, हॉर्न ऑफ प्लेंटी एंड एवरी गुड, अपनी हर एक अच्छाई को बार्टर, बार्टर का मतलब एक्सचेंज करना, बार्टर सिस्टम, by quite nature's understood full for an old bellows full of angry winds, जानते समझते हुए भी वो एक गुस्सैल व्यक्ति से अपने सारे के सारे अच्छाइयों को और अपनी प्रॉस्पेरिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं, जैसे मोंटगोनी ने मैकब्राइड के साथ शादी करके किया था। मैकब्राइड वॉज वेरी एरोगेंट और ही वॉज वेरी एंग्री, तो वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम वो इन्हें फिजिकली जब असॉल्ट करता था, फिजिकली टॉर्चर करता था, तब मैं इनको रियलाइज हुआ कि यार कुछ गड़बड़ हो गई। सेकेंड लास्ट स्टेंजा, कंसिडरिंग दैट, तो इतने सारी चीज़ें हमने देख ली, इतने गुण होना चाहिए, हेट्रेड के बारे में जान लिया, मेरी बेटी में कौन से गुण होना चाहिए कि वो अपने इंटरनल गुणों का विकास करे, दूसरा नंबर कि वो एक्सटर्नल ब्यूटी पे प्राउड ना करे, तीसरा कि कर्टसी में वो खूब सीखे, जिस किसी से भी मिले वो अपनी लिनेट नाम के पक्षी के जैसे जिस किसी से भी मिले वो अपनी साउंड से मैग्नेनिमिटी फैलाए। देन वो फिर बताता है कि हेट्रेड नहीं होना चाहिए उसकी बेटी में। तो अब उसका सबका कंक्लूजन है ये, कंसीडरिंग दैट ऑल हेट्रेड ड्राइवन हैज़, इन सारी बातों को देखते हुए हम सबके अंदर से दोनों हर तरीके की घृणा निकल जाना चाहिए। द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस, और अगर हमारे मन के अंदर से घृणा निकल गई तो जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो रेडिकल इनोसेंस प्राप्त कर लेती है। रेडिकल इनोसेंस का सेंस होता है वो इनोसेंस जिसके साथ हम पैदा होते हैं, वो इनोसेंस जो हमें कभी नहीं बताती कि हमें लोगों से डिफरेंस करना है। जैसे जब हम पैदा होते हैं तो हमें जाति, कलर, हम इन सब के नाम पे किसी से कोई डिफरेंस नहीं करते, हम बस एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। तो अगर मन के अंदर घृणा हमारे अंदर डेवलप होती है ओनली व्हेन वी ग्रो अप, जब हम ज़्यादा समझदार जब हम हो जाते हैं, हमें लगता है। सो कंसीडरिंग दैट ऑल हेट्रेड ड्राइवन हैंस द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस, इन सारी बातों को देखते हुए हमारे मन के अंदर से घृणा निकल जाना चाहिए, और घृणा निकलेगी तो हमारी जो सोल है वो रेडिकल इनोसेंस को प्राप्त कर लेगी। एंड learns at last that it is self delighting, self appeasing, self affrighting, ये तीन तरीके के गुण डेवलप हो जाते हैं उस व्यक्ति में जिसके मन के अंदर घृणा नहीं है। सेल्फ डिलाइटिंग कि वो खुद में खुश रहने वाला बन जाता है। हम कई बार कंट्रोल्ड हो जाते हैं, किसी ने हमारी तारीफ कर दी वी फील हैप्पी, किसी ने हमें अगर कंडेम कर दिया, निंदा कर दी हमारी, तो वी फील सैड। तो वो हमें अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेता है। आपके काम की तारीफ कर देगा यू फील हैप्पी, और काम की अगर बुराई कर देगा यू फील सैड। तो हम अगर मन के अंदर घृणा नहीं है ना तो ये सब चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी, और यू शैल बी सेल्फ डिलाइटिंग, सेल्फ अपीजिंग। सेल्फ अपीजिंग मतलब जो भी हमारे पास है हम उससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे। एंड सेल्फ अफ्राइटिंग, और हम सेल्फ अफ्राइटिंग का मतलब मन के अंदर से कोई
मतलब कोई बुराई आ ही नहीं सकती ऐसे लोग के अंदर जिनके अंदर घृणा ही नहीं है। एंड दैट इट्स ओन स्वीट बिल इज हेवंस बिल, और ऐसा व्यक्ति जिसके मन के अंदर घृणा नहीं है तो समझ लो कि ऐसा व्यक्ति बिल्कुल ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर भी मन के अंदर किसी के लिए घृणा नहीं रखता। She can do every face should scowl and every windy quarter howl or every fellows burst be happy still। तो मेरी बेटी अगर उसके मन के अंदर घृणा नहीं होगी ना तो स्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लाइक द टाइम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज गोइंग ऑन, मेरी बेटी खुश रह सकती है ऐसे माहौल में भी। और लास्ट स्टेंजा, एंड मे हर ब्राइडग्रूम ब्रिंग हर टू अ हाउस वेयर ऑल इज अकस्टम्ड सेरेमनी। सो भगवान करे कि मेरी बेटी का जो ब्राइडग्रूम हो वो उसे एक ऐसे घर में ले जाए जहाँ सारी की सारी चीज़ें अकस्टम्ड हो, सेरेमनियस हो। कस्टम मतलब रीति रिवाज परंपराएं, सेरेमनियस हो। फॉर एरोगेंस एंड हेट्रेड आर द बेयर्स पेडल्ड इन द थॉरोफेयर्स। एक ऐसे घर में ले जाए जहाँ एरोगेंस और हेट्रेड घर के अंदर अलाउड ना हो, जहाँ फैमिली के सारे लोग एरोगेंस और हेट्रेड से मुक्त हों। हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी आर इनोसेंस और एंड ब्यूटी बॉर्न, क्योंकि जहाँ कस्टम होते हैं, जहाँ सेरेमनीज होते हैं, वहाँ ब्यूटी विथ इनोसेंस पैदा होती है। सेरेमनी इज द नेम फॉर द रिच हॉर्न एंड कस्टम फॉर द स्प्रीडिंग लॉरल ट्री। सेरेमनी का मतलब है उस घर में अगर सेरेमनी होगी तो प्रॉस्पेरिटी होगी, और अगर कस्टम्स होंगे तो उसका मतलब है लॉरल ट्री, मतलब वो जड़ों से जुड़े रहेंगे अपने। तो ये तो हो गया इस लेसन की समरी के बारे में। क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 10, सो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं। ये काफ़ी लेंदी हो गया वीडियो, आप इतना वॉच करें, अगला वीडियो इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए ही होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड टाइम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट सो फार, और थैंक यू।